आज के एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि यूपीएससी और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। जनवरी 2026 में किस राज्य ने मुख्यमंत्री एती कोली द्वितीपात योजना शुरू की है? आपके ऑप्शंस हैं असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा या मेघालय। इसका सही जवाब है असम। असम के चीफ मिनिस्टर श्री हेमंत विश्व शर्मा ने हाल ही में एक वेलफेयर स्कीम लॉन्च की है जिसे हम मुख्यमंत्री एती कोली द्वितीपात स्कीम के नाम से जानते हैं। इसमें असम की टी गार्डन्स के लिए यह स्कीम डेडिकेटेड है। इस स्कीम के अंतर्गत बेनिफिशरीज को 5,000 रुपए का वन टाइम असिस्टेंस मिलेगा। इसमें 6 लाख से ज़्यादा बेनिफिशरी कवर किए जाएंगे। फ्रेंड्स, जो ये पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो आप नोट कर लीजिएगा। यह किसी फॉर्म में एमसीक्यूज के फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं और अगर ये टॉपिक आपसे कहीं पूछा जाता है तो आप इन पॉइंट्स को भी बोल सकते हैं। असम के 836 टी गार्डन में काम करते हैं, उनको बेनिफिशरीज को कवर किया जाएगा। इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन 27 डिस्ट्रिक्ट्स और 73 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में स्प्रेड होगा, जिससे इसका स्टेट वाइड इम्पैक्ट क्लियरली दिखता है। गवर्नमेंट ने इसके लिए 300 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। यह इनिशिएटिव असम की टी इंडस्ट्री के 200 साल पूरे होने पर किया जा रहा है। आपको फ्रेंड्स मैं बता देता हूं, असम भारत का लीडिंग टी प्रोड्यूसर स्टेट है और यह भारत का 50% तक का टी प्रोड्यूस करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 कहां आयोजित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं अबू धाबी, रियाद, दुबई, दोहा। इसका सही जवाब है दुबई। विश्व शिखर सम्मेलन 2026 अर्थात वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का ओपनिंग दुबई यूएई में किया गया। समिट का ऑफिशियल थीम था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। फ्रेंड्स, किसी भी समिट्स के या किसी भी दिन के थीम्स को जरूर याद करिए करिए, वह काम के होते हैं, वह एमसीक्यूज के फॉर्म में पूछे जाते हैं। इसका क्या था थीम? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। यह समिट हर साल कंडक्ट होता है और एक ग्लोबल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। समिट का फोकस इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस पर रहा। आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टिना ग्योगेरावा भी इस समिट में थी और उन्होंने इस समिट को एड्रेस किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट तो मैं आपको बताना भूल गया फ्रेंड्स। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का जो सेक्रेटरिएट है यह कहाँ पर है? दुबई में है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत और कनाडा के बीच ऊर्जा सहयोग पर संयुक्त वक्तव्य कब हस्ताक्षरित हुआ? आपके ऑप्शन है फ्रेंड 2023, 2024, 2025 या 2026। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स 2026। इंडिया एनर्जी वीक 2026 जो कि गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया था, उसके दौरान इंडिया और कनाडा के बीच एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुआ। इस एग्रीमेंट पर इंडिया की तरफ से श्री हरदीप सिंह पुरी ने और कनाडा की तरफ से टिमोथी हॉक्सॉन ने साइन किया। इस डील के साथ ही इंडिया कनाडा मिनिस्ट्रियल एनर्जी डायलॉग को ऑफिशियली रिवाइव किया गया है। एग्रीमेंट के स्कोप में एलएनजी, एलपीजी, एलएनजी मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्रूड ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में चर्चा की गई। इसके अलावा क्लीन एनर्जी और नए एरिया जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, बायोफ्यूल्स, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन और स्टोरेज पर भी डिस्कशन किया गया। इंडिया दुनिया का
थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है किस चीज का? ऑयल का। और फोर्थ लार्जेस्ट एलएनजी इंपोर्टर भी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कर्नाटका में शेट्टीहल्ली वन्यजीव अभयारण्य को किस कानूनी प्रावधान के तहत अधिसूचित किया गया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 26A के तहत, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के तहत, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 35 के तहत, या फिर वन संरक्षण अधिनियम की धारा 29 के तहत। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के तहत। शेट्टीहल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि कर्नाटका के शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में है, किसमें? शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में है, लोकेटेड है। और यह सेंट्रल वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है। इस सेंचुरी को 1974 में नोटिफाई किया गया था और यह नोटिफिकेशन जो हुआ था यह वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 18 के अंतर्गत हुआ था। इसलिए यह सेक्शन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको याद कर लीजिएगा। कंजर्वेनिस्ट के कहना है कि बाउंड्री के हिसाब से सेंचुरी का एरिया 700 स्क्वायर किलोमीटर तक का से ज्यादा का है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष मिशन ने किसी अन्य ग्रह पर पहली एआई नियोजित स्वतः ड्राइव हासिल की है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड। परसेवरेंस, क्यूरोसिटी, आर्टेमिस या वोयेजर। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स परसेवरेंस। नासा का परसेवरेंस रोवर ने मार्स पर एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया है जब उसने पहली बार कंप्लीटली एआई प्लान ड्राइव्स सक्सेसफुली कंप्लीट की हैं। यह ऑटोनोमस ड्राइव्स 8 दिसंबर और 10 दिसंबर को एग्जीक्यूट की गई थी, जहां रूट प्लानिंग में किसी भी ह्यूमन प्लानर का डायरेक्ट रोल नहीं था। यह एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में डेवलप किया गया था। टेरेन एनालिसिस के लिए हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग साइंस एक्सपेरिमेंट कैमरा का यूज किया गया था। परसेवरेंस के बारे में बताऊं फ्रेंड्स, तो इसे 2021 फरवरी में मार्स पर यह लैंड हुआ था। इस मिशन का प्राइमरी गोल था मार्स पर माइक्रोबियल लाइफ के एविडेंस खोजना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय वायुसेना की पेचोरा मिसाइल प्रणाली के पूर्व डिजिटीकरण उन्नयन को किस कंपनी ने निष्पादित किया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड। HAL अर्थात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, BEL अर्थात भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज या फिर L&T डिफेंस। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज। अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अर्थात ADTL यह एक बेंगलुरु बेस्ड प्राइवेट डिफेंस कंपनी है। इसने इंडियन आर्मी के लीगेसी पेचोरा एयर डिफेंस सिस्टम को सक्सेसफुली अपग्रेड किया है। पेचोरा जिसे हम S-125 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी कहा जाता है, यह 1970s में रशिया से इंडक्ट किया गया था। कहाँ से लिया गया था ये? तो यह लिया गया था रशिया से इंडक्ट किया गया था। इस अपग्रेड के लिए 592 करोड़ रुपए लगभग सैंक्शन किए गए थे। इसका कितने का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था? सही बोले तो 591.3 करोड़। अपग्रेड के बाद इसमें फुल्ली डिजिटाइज्ड रडार, फायर कंट्रोल सिस्टम, रेडियोस और सेंसर से इक्विप किया गया है। इस मॉडर्नाइज सिस्टम के सक्सेसफुल यूजर ट्रायल पोखरण रेंज में नवंबर और दिसंबर 2025 के दौरान कंडक्ट हुए थे। यह पूरा अपग्रेड मिशन सुदर्शन चक्र के अंतर्गत किया गया है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि मिशन सुदर्शन चक्र क्या है। पेचोरा जो है वह लो टू मीडियम एल्टीट्यूड डिफेंस के लिए काम होता है, एयर डिफेंस के लिए। और अगर मिशन सुदर्शन चक्र में मैं आपको हिंट दूं तो यह एक टाइप का मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जुड़वा पांडा शावकों शियाओ
और लेई के जिनको जनवरी 2026 में कहां से वापस भेजा गया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, बीजिंग चिड़ियाघर से, शंघाई चिड़ियाघर से, सियोल चिड़ियाघर से या यूनो चिड़ियाघर से। तो इसका सही जवाब है यूनो चिड़ियाघर से। जिया जियाओ और लेई दो जाइंट पांडास हैं और इन दोनों पांडास को जनवरी 2026 को ऑफिशियली चाइना को वापस किया गया है जापान द्वारा। किसके द्वारा? जापान द्वारा। यह पांडास टोक्यो के जियो यूनो जू में रखे गए थे। यह जो यूनो जू है यह जापान टोक्यो में स्थित है। वहाँ ये दो पांडास वहाँ टोक्यो में रखे हुए थे। इन्हें चाइना वापस किया गया है। चाइना अभी सभी लोन पांडास को लीगल ओनर रहता है। मैं आपको एक बात बता दूं फ्रेंड्स, चाइना की ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी का एक हिस्सा होता है, जिसमें कि चाइना के जिसके साथ रिलेशन अच्छे होते हैं, चाइना अपनी तरफ से उनको पांडा रखने को देता है, जिससे कि वो ये दिखा सके कि हाँ उनके अच्छे रिलेशन है। जापान और चाइना के हाल ही में रिलेशन बहुत खराब हुए हैं डिप्लोमेटिकली, आइलैंड्स को लेके और बहुत सारे अलग अलग विवादों को लेके, जिस कारण से जापान ने इस चीज का रिस्ट्रेंट दिखाते हुए या कहते हैं फॉर्मली उस चीज को दिखाते हुए कि हम आपसे साथ रिलेशन नहीं रखना चाहते, जापान ने चाइना को ये जो पांडास हैं वापस किए हैं। जापान के पास 1972 के बाद से पहली बार ऐसा होगा कि कोई पांडा नहीं बचा है। यह डेवलपमेंट चाइना और जापान के डिप्लोमेटिक टेंशन को हाईलाइट करता है। अच्छा, अब ये पांडास के बारे में खास क्या बात है? तो ये पांडास जो होते हैं यह चाइना के नेशनल एनिमल हैं। पांडास यूजली 10 से 15 साल के लिए चाइना द्वारा लोन पे दिए जाते हैं और यह IUCN की वनरेबल लिस्ट में आते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 213 करोड़ की कामाख्या रोपवे परियोजना की घोषणा हाल ही में किसने की है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, श्री नितिन गडकरी, श्री सर्बानंद सोनोवाल, श्री हेमंत विश्व शर्मा या फिर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स श्री हेमंत विश्व शर्मा। आसाम के चीफ मिनिस्टर श्री हेमंत विश्व शर्मा ने गुवाहाटी के लिए एक मेजर स्पिरिचुअल इंफ्रास्ट्रक्चर अनाउंसमेंट किया है, जिसमें 213 करोड़ के कामाख्या रोपवे प्रोजेक्ट को ऑफिशियली सैंक्शन दिया गया है। यह रोपवे नीलांचल हिल्स पर स्थित है और यह कामाख्या टेम्पल को डायरेक्टली गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से कनेक्ट करेगा, जिससे जो भक्तगण होंगे और टूरिस्ट होंगे दोनों के लिए एक्सेस काफी स्मूथ हो जाएगा। कामाख्या टेम्पल भारत के सबसे प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है, जिसे हम 51 शक्तिपीठ में से एक मानते हैं और यह गुवाहाटी शहर के ऊपर ब्रह्मपुत्र नदी पर के पास में है। हर साल यहाँ पर अंबुबाची मेला का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों भक्त देश विदेश से यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। अभी तक क्या होता था कि बहुत ही पतले और संकीर्ण रास्ते से उस मंदिर तक पहुंचते थे लोग। अब यहाँ पर उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये रोपवे सैंक्शन की गई है। यह प्रोजेक्ट आसाम सरकार की स्पिरिचुअल टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पूर्वी हिमालय में हिम नदी झीलों की भविष्यवाणी का ढांचा किस संस्था ने विकसित किया है? आपके ऑप्शंस हैं IIT रुड़की, IIT IISc, IIT गुवाहाटी या WIII। तो इसका सही जवाब है IIT गुवाहाटी। हाल ही में रिसर्चर्स ने एक एडवांस साइंटिफिक स्टडी के थ्रू 492 पोटेंशियल ग्लेशियर लेक फॉर्मेशन साइट आइडेंटिफाई किए हैं। इस रिसर्च का प्राइमरी एम है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स को रिड्यूस करना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने IIT कानपुर के उस अध्ययन का नेतृत्व किया है जिसमें सतही आंकड़ों का उपयोग कर
सूर्य के आंतरिक चुंबकीय क्षेत्रों को पुनर्निर्माण किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं गोपाल हाजरा, के राधाकृष्णन, दीपंकर बैनर्जी या सौम्यदीप चटर्जी। तो इसका सही जवाब है सौम्यदीप चटर्जी। आईआईटी कानपुर के रिसर्चर श्री सौम्यदीप चटर्जी अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रोफेसर गोपाल हाजरा एक एडवांस स्टडी कंडक्ट की है जो एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स 2026 में पब्लिश हुई है। किसमें खास बात यह है कि यह एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर 2026 में पब्लिश हुई है। इस रिसर्च में 3 डायमेंशनल सोलर डायनामो का यूज किया गया और 1996 से 2025 तक की सैटेलाइट डाटा को एनालाइज किया गया। डाटा सोर्सेस में SOHO अर्थात सोलर और हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी और SDO सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी शामिल थे। इसमें जो है सोलर जो सन के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड की जांच की गई। चलिए फ्रेंड्स, अब कल का प्रश्न देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था आयुष एक्सियल जेप्टो समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैविक खाद्य उत्पाद, प्रमाणित आयुष उत्पाद, केवल हर्बल निर्यात या फिर न्यूट्रिटिल इंपोर्ट। तो इसका सही जवाब है प्रमाणित आयुष उत्पाद। आयुष एक्सेल। अब आप फ्रेंड्स ये सोच रहे होंगे कि आयुष एक्सेल क्या है? तो ये है आयुर्वेदा, योगा और नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्ध होम्योपैथी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जिसे हम आयुष एक्सेल कहते हैं, और जेप्टो के बीच एक इंपॉर्टेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अर्थात समझौता हुआ है, जिसका प्राइमरी एम है सर्टिफाइड आयुष प्रोड्यूसर्स को प्रमोट करना। यह MOU जनवरी 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के फैसिलिटेशन से हुआ है। एग्रीमेंट के तहत जेटपर प्लेटफॉर्म पर एक डेडिकेटेड आयुष स्टोर फ्रंट क्रिएट किया जाएगा। इस इनिशिएटिव का फोकस आयुष क्वालिटी मार्क कॉम्प्लायंस पर है, जिससे प्रोडक्ट्स ऑथेंटिसिटी और कंज्यूमर ट्रस्ट दोनों बन सकें। साथ ही यह MOU MSME अर्थात माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस ऑनबोर्डिंग को सपोर्ट करता है। यह इनिशिएटिव डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया मिशन के ऑब्जेक्ट के साथ भी अलाइंड है। फ्रेंड्स, चलिए अब कल के लिए प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय अर्थात नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस देशव्यापी प्रवासन सर्वेक्षण कब आयोजित करेगा? 2024-25 में, 2025-26 में, 2026-27 में या 2027-28 में? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ये बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, धैर्य और दृढ़ता से ही कठिन लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके साथ ही हमारा यह सेशन समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन फ्रूटफुल और इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।